रायन एक चैट ग्रुप को ज्वाइन करता है जहां पर बहुत सारे प्लेयर आपस में बात कर रहे थे और अब उसकी नजरें हैं एक ऐसे रून पर जो कि असली दुनिया में मिल सकता है, रून ऑफ क्लोनिंग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही थी कि प्लेयर असली दुनिया में मारे जा रहे हैं और ये मोटा स्कूल का लड़का बहुत ज्यादा अनइम्प्रेस्ड होता है क्योंकि इसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे कोई दुख होता है कि लोगों को इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। और वो सोचता है कि यार इंसान वैसे भी ऐसा ही बिहेव करते थे, तो पावर वाले लोगों ने कर दिया तो कौन सा बुरा कर दिया। और उसके बाद हमें वो ऊंपा लूंपा दिखाया जाता है कि वो अपने क्लास में घूम रहा था और वहां पर अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को खत्म कर चुका है। और उसके बाद हमें रिवील होता है कि ये है ब्लैक बियर ड्रैगन जो कि नंबर 3 पर आया था, जो कि रायन के मैप में ही था। और उसका तो याद करते ही कैसे ब्लैक सायत ने मतलब रायन ने उसे पिछले राउंड में कितनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी और उसका गुस्सा वो सारा का सारा अपनी क्लास पर निकालता है और उसे रियलाइज होता है ये सारी चीजें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं क्योंकि अब वो एक प्लेयर है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है क्योंकि उसके बाकी सारे क्लासमेट्स प्लेयर नहीं थे और वो सोचता है कि यार 4th राउंड मेरे लिए बना हुआ था, मैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता था। और अब वो अपना फोन निकालता और सोचता है कि अब मैं प्लेयर्स को इस रियल जिंदगी में उन सबको मारूंगा। और इमीडिएटली उसे वो शेडी फॉर्म याद आता है जो कि सारे के सारे प्लेयर्स को कनेक्ट करता है। वो फॉर्म इसकी सारे के सारे पर्सनल डिटेल्स मांगता है। वो पहले बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है लेकिन फिर उसके मन में लालच आता है कि अगर मैं प्लेयर से मिल पाऊंगा तो मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा पाऊंगा और मैं आगे सर्वाइव भी कर पाऊंगा। इसीलिए वो थोड़े रिलेक्टेंस के बाद अपनी सारी डिटेल्स दे देता है और वो सोचता है कि प्लेयर्स बस वहां पर बात करने के लिए आएंगे और उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार मेरा प्लान क्या है। उसके थोड़ी देर बाद वो एक बहुत ही रिमोट जगह पर जहां पर कोई आता जाता नहीं है वहां पर खड़ा होता है एक बिल्डिंग के बाहर। वो पहले थोड़ा घबरा जाता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है क्योंकि ये जगह इतनी दूर है, इतनी सिक्लूडेड है। और वो डिसाइड करता है कि इंटरव्यूअर को मैं बहुत ज्यादा डराऊंगा अगर उसने मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा तो। वो अंदर जाते ही देखता है कि ये रेस्टोरेंट तो काफी ज्यादा मॉडर्न लग रहा है जबकि बाहर से तो बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही थी। वो अंदर जाकर देखता है वहां पर एक आदमी व्हाइट शर्ट पहने हुए उठता है और उसे ग्रीट करने के लिए आता है। वो उठकर आता है, उससे नाम पूछता है और वो अपने आप को एक प्लेयर इंट्रोड्यूस करता है। अपना नाम नहीं बताता है और झूठ बोलता है कि मैं अभी अभी 29 ईयर्स का हुआ हूँ। लेकिन वो इंटरव्यूअर भी हैरान हो जाता है कि तुम 29 साल के लगते तो नहीं हो। वहां पर एक और प्लेयर बैठा होता है, बैठी होती है जो कि पिंक हुडी में होती है और वो इंटरव्यूअर उसे बताता है कि ये भी एक प्लेयर है और उन दोनों को कहता है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और वहां पर वो मोटा लड़का देखता है कि यार ये बड़ा कमजोर सा प्लेयर लग रहा है और वैसे भी ये जगह इतनी खाली क्यों है, यहाँ पर कोई आता नहीं है क्या। और इंटरव्यूअर कहता है कि इसीलिए मैंने स्पेसिफिक स्पॉट को चुना था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो हम ढंग से अपना इंटरव्यू कर पाएंगे और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तो और यहाँ का जो ऑनर है वो अंदर हमारे लिए खाना बना रहा है और इस टाइम पर ब्लैक ड्रैगन आसपास देख रहा था, यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं है। वो सोचने लग जाता है क्या मैं सबको मारने की शुरुआत इन दोनों से करूं, लेकिन फिर वो सोचते सोचते अपने आप को मना कर देता, अपने आप को रोक लेता है और सोचता है कि बाद में जब यहाँ पर ज्यादा प्लेयर्स आएंगे तो मैं ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा पाऊंगा। और उसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन पूछता है कि आखिरकार हमने अभी तक इंटरव्यू शुरू क्यों नहीं किया है। और वो कहता है कि एक और प्लेयर है जो अभी थोड़ा सा लेट है। और उसकी ये कहते ही सामने से एक प्लेयर आ जाता है जो कि पूरा सूट टाई वगैरह पहन कर आया था और फुल माचो स्वैग में वहां पर आ रहा था। वेल एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा था और वो वहां पर आता और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ब्लैक सायत। और उसकी चेहरा देखकर हमें पता है कि वो ब्लैक सायत नहीं है। और ये सुनकर वो इंटरव्यूअर ऑलमोस्ट वहीं पर फ्रीज हो जाता, उसकी सांसें रुक जाती हैं। अब हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जो कि कुछ दिन पहले हुई थी जहां पर इस फोरम का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने सारे मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा था और वो अपने नए रिक्रूट्स के बारे में बात कर रहे थे जहां पर उनके फोरम पर 2000 प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया था और जबकि बहुत सारे प्लेयर गेम में ही मारे जा चुके थे। एक वहां का जो मेंबर होता है वो तारीफ करता है कि एक आर्टिकल की वजह से हमें बहुत सारे मेंबर्स मिले हैं। वहां पर एक लड़की होती है यामी, वो कहती है कि वो आर्टिकल मेरा आइडिया था और वो प्रेसिडेंट उसकी तारीफ करता रहता है, कुछ ज्यादा ही करता रहता है। उसके बाद वो पूछता है कि कितने हाईली स्किल्ड न्यूबीज ज्वाइन हुए हैं और उसके बाद वो कहता है कि जो बहुत ही कमजोर या यूजलेस से प्लेयर है उनको हटा दो और यूजफुल प्लेयर्स की एक लिस्ट बनाओ। और उनके सामने नाम आता है ब्लैक ड्रैगन का। वहां पर बात होती है कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर लगता है लेकिन हमेशा वो टॉप 3 में फिनिश करता है। प्रेसिडेंट को बहुत ही स्केची इंसान
लगता है, लेकिन तब भी वो डिसाइड कर लेते हैं कि उसे रिक्रूट करना चाहिए। उसके बाद वो लिस्ट को पढ़ता रहता है और भी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स का नाम बताता है और प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि यार सबको इंटरव्यू करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज होगी। लेकिन उसके बाद वो अपने एक और असिस्टेंट को या फिर एम्प्लॉय को देखता है कि वो बहुत ज्यादा स्लैक ऑफ कर रहा था, उसे 30 कहते हैं। प्रेसिडेंट उसे सुनाने लग जाता है, वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड हूं, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी पनिशमेंट के तौर पर उसे 50 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। अब वो रिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली वो हाँ बोल देता है। उसके बाद प्रेसिडेंट बाकी सबसे पूछता है क्या ब्लैक सायद का कोई नामो निशान है, क्या उसने अप्लाई किया है, और वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, जिससे प्रेसिडेंट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो यामी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम और आर्टिकल्स पब्लिश करो ताकि ब्लैक शायद हमारे इस फॉर्म को ज्वाइन कर ले। अब यामी वहां पर कुछ फंडिंग्स मांगती है ताकि वो और इंटरव्यूज और भी आर्टिकल पब्लिश कर सके, और वो उसे परमिशन दे देता है। लेकिन तभी उस दूसरे एम्प्लॉय के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि ब्लैक शायद ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और जैसे ही ब्लैक शायद का नाम आता है सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब बैक टू प्रेजेंट, जहां पर मिस्टर 30 वहां पर ब्लैक शायद को देखकर, सॉरी नकली ब्लैक शायद को देखकर उसे बटर अप करने लग जाते कि अरे सर आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आप बहुत ही कमाल के हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। अब ब्लैक शायद वहां पर अपनी सीट लेता है और उसके साथ साथ ब्लैक ड्रैगन उसे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी ने उसका खाना चुरा लिया हो। उसका इंटरव्यूअर कहता है कि सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, और वो नकली ब्लैक शायद का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, जो देखकर पिंक हुडी वाला लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वही असली रायन और ब्लैक शायद है। अब ब्लैक ड्रैगन वहां पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फाइनली ब्लैक शायद से मिल रहा है और उससे पूछना चाहता था कि लास्ट राउंड में तुमने मुझे इतना बुली क्यों किया था। और उसके बाद वो इंटरव्यूअर उस लड़के से पूछता है कि तुम इतने शांत क्यों हो, मतलब उस मोटे से ही पूछता है। उसके बाद वो धीरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो कौन है, उसका रैंक क्या आता है, और ब्लैक शायद उस पर ध्यान भी नहीं देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसने क्या किया था। और वहीं दूसरी तरफ रायन सोच रहा था कि यार क्या मैं इतना ही एरोगेंटली बिहेव करता हूँ, और असल में जो यहाँ पर ब्लैक शायद बनकर आया था वो एक प्रो स्कैमर है, वो लोगों को स्कैम करता है, उसे झूठी कहानियां फैलाना बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर इसके हाथ में रून ऑफ क्लोनिंग लग जाता है तो ये बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज कर सकता है क्योंकि ये फिर किसी को भी क्लोन कर सकता है। अब रायन मनी मन खुश होता है कि वो टाइम से यहाँ पर पहुंच गया और अब रून ऑफ क्लोनिंग को वो इसके हाथ से छीन सकता है। उसके बाद मिस्टर 30 वहां पर इंटरव्यू को शुरू करते हैं और उन सबको कहते हैं कि तुम अपनी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील करो। सबसे पहले रायन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं एक टॉप लेवल असैसिन हूँ। अब ये सब कुछ झूठ था क्योंकि रायन ने ये आइडेंटिटी किसी और से चुराई थी, उसे बस नाम पता था, बाकी कोई डिटेल सच नहीं थी। और रायन ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि उसे शायद किसी को मारना होगा रून ऑफ क्लोनिंग को ऑब्टेन करने के लिए। और उसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन से पूछता है कि तुम अपना नाम बताओ, वो अपना नाम बताता है और वो काफी यंग दिख रहा था। और रायन वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा था क्या ये तब भी इंप्रेस्ड होगा जब इसे पता चलेगा कि इसने गेम में क्या क्या किया था। उसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन से पूछता है कि तुमने फॉर्म में जो जो अपनी अचीवमेंट्स लिखी थी क्या वो सब कुछ सच है, और ये बात सुनकर ब्लैक ड्रैगन पिस ऑफ हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो नकली ब्लैक शायद अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एक फंड मैनेजर हूँ, और इंटरव्यूअर उससे सवाल नहीं पूछता कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो सच है या नहीं है। और रायन को यह भी पता होता है कि यहाँ पर जो ब्लैक शायद बनकर आया है उसकी अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बताने का रीजन ही यही है कि वो दूसरों से पैसे लेना चाहता है। अब जब सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है तो मिस्टर 30 अब असली इंटरव्यू पर आते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम सब ने ये फॉर्म को ज्वाइन क्यों किया था और तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या रीजन है। और रायन जो कि वहां पर पिंक हुडी पहनकर आया था वो कहता है कि मुझे थोड़ा डर लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे, इसीलिए मैं अपने माइंडसेट के प्लेयर से मिलने आया हूं ताकि मैं सेफ फील कर सकूं। और ब्लैक ड्रैगन वहां पर अपने थॉट्स को छुपा लेता और कहता है कि मेरा भी बिल्कुल यही रीजन है, मैं बिना डरे स्कूल भी नहीं जा सकता हूं। लेकिन वो नकली ब्लैक शायद वहां पर कूल प्ले करने की कोशिश करता और कहता है कि अरे मैं तो बस ये ऐसे ही कर रहा हूं, मैं बोर हो रहा तो यहाँ पर आ गया। और उसके बाद मिस्टर 30 कहते हैं कि तुम्हें ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए बस एक आखिरी काम करना होगा और तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में
किसी एक इंसान को मारना होगा। वहां पर रायन थोड़ा स्केर्ड शो करता अपने आप को कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें ऐसा क्यों करना है। और वहां पर मिस्टर 30 उन्हें बताते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्लेयर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर प्लेयर ज्यादा ताकतवर हो गए तो कहीं उनकी सरकार ना गिरा दे। और वो वहां पर एक स्पीच देने लग जाता है कि हम सारे प्लेयर्स को यूनाइट होना होगा ताकि हम इस ओप्रेसिव गवर्नमेंट को हटा सकें। और हम कोई पेजेंट्स नहीं है, कोई कीड़े नहीं है जिन्हें उनके लॉस फॉलो करने पड़े। हम एक अलग क्रीचर से, हमारे पास पावर है और हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कौन हैं। और वहां पर रायन एक ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस करता है कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और वो एक बहुत ही नॉर्मल शाय लड़का है। और वो इंटरव्यूअर कहता रहता है कि नहीं, हमें ये करना ही होगा। और रायन धीरे धीरे एक्टिंग करता है कि वो उसकी बात समझ रहा है, वो उसके मैनिपुलेशन का शिकार बन रहा है। और तो उन्हें ये भी कहता है कि तुम अभी यहाँ से छोड़कर जा सकते हो, लेकिन कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुम्हें दोबारा मौका देंगे। ये सिर्फ एक वन टाइम ऑफर है और उसके बाद कभी नहीं आएगा। और रायन को ये भी समझ में आता कि ये बस और बस एक फेक प्रोपेगेंडा है ताकि वो रिक्रूट्स को यहाँ से भागने से रोक सकें। उसके बाद वहां पर सब लोग चुप हो जाते हैं, जो कि इंटरव्यूअर मानता है कि ये साइन ऑफ अग्रीमेंट है कि सब लोग मेरे साथ अग्री कर रहे हैं। और उसके बाद वो इंटरव्यूअर कहता है कि तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन उनसे पूछता है कि आखिरकार मारने के लिए लोग मिलेंगे कहां पर। लेकिन अपेरेंटली उस साइको इंटरव्यूअर ने पहले से ही सारी चीजों का बंदोबस्त करके रखा था। अब वो सब वहां से उठकर जाने लगते हैं और तभी वहां पर ऑनर आती है और उन्हें वहां पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने पूरी जगह को रेंट किया था। मिस्टर 30 अपने आप को एक्सक्यूज करते और कहते कि हमें जल्दी में कहीं पर जाना है। और उस नाइस लेडी से एक फेवर मांगता है कि क्या प्लीज मेरी कार ले आएंगे, तब तक हम आपस में बात कर लेंगे। और वो खुशी खुशी कहती है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वो बॉस एक छतरी लेकर जाती है उसकी कार को ड्राइव करके और बिल्कुल उस कैफे के सामने ले आती है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक से दो हाथ पीछे से आते और उसे गला दबाकर बेहोश कर देते हैं। और वो सब के सब शौक में एक साथ इंटरव्यूअर को देखते हैं, जो उन्हें कह रहा होता है कि जल्दी से कार में बैठो। और रायन को वहां पर पता चलता है कि हम इसे अनलाइव करने वाले हैं। उसके बाद वो सारे गाड़ी में बैठते और कहीं एक अबैंडन जगह पर जाकर गाड़ी को रोकते हैं। और वहां पर वो अपने इंटरव्यू का एक फाइनल स्टेप करने वाले थे। वो उस कैफे ओनर को वहां पर गिरा देता और कहता है कि पहले अटैक कौन करना चाहेगा। और सबसे पहले ब्लैक साइड की तरफ देखता है, क्योंकि वो उसे एक नेचुरल चॉइस लग रही थी। लेकिन अचानक से रायन पीछे से बोलता है, क्या मैं पहले जा सकता हूं? और वो इंटरव्यूअर हैरान हो जाता है कि तुम जैसे कमजोर लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आई। और उसके बाद वो ब्लैक साइड की तरफ देखता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या इस बार तुम ये अपॉर्चुनिटी इस कमजोर बच्चे के लिए छोड़ सकते हो। तो ब्लैक साइड कहता है कि ठीक है। और उसके बाद जब वो रायन के साइड में से जा रहा तो उसे कहता है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं इतना जेनरस हूं और तुम्हें ये मौका दे रहा हूं। और रायन उसे कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, मैं क्लोनिंग रून का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और ये सुनकर वो रुक जाता और पीछे मुड़कर देखता है कि क्या कहा तुमने। लेकिन उसके पास रिएक्ट करने का ज्यादा टाइम नहीं होता, ना ही वो कुछ बोल पाता है, क्योंकि रायन वहां पर जाता है और उसकी गर्दन को घुमा देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अब इंटरव्यूअर, ब्लैक ड्रैगन, सब लोग शॉक थे, क्योंकि उसने ब्लैक सायद को खत्म कर दिया था। लेकिन रायन उसे ग्लेयर करता है और उसे घूरने लग जाता है और कहता है कि मुंह बंद रख। और वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार ये कमजोर सा लड़का ब्लैक सायद को कैसे मार सकता है। और तभी वहां पर उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जो उसे इन्फॉर्म करती है कि इस जगह पर छुपा हुआ एक रून उसने डिस्कवर कर लिया है, रून ऑफ क्लोनिंग, जो कि ऑटोमेटिकली अब रायन की बॉडी में सील हो जाता है। उसके आसपास ग्लो आता है जो इस चीज को सिंबलाइज करता है। और रायन मनी मन सोचता है कि चलो, ये पिंक हुडी पहनना मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन ये एफर्ट काफी था। अब वो इंटरव्यूअर वहां पर एक्सप्लेनेशन मांगता है कि तुमने ये क्या किया है, जबकि रायन जवाब देता है कि टेंशन मत लो, मैंने बस एक इम्पोस्टर को मारा है, किसी असली प्लेयर को नहीं। ये झूठ बोल रहा था। लेकिन इंटरव्यूअर की मोटी बुद्धि में अभी भी ये नहीं घुसता है। वो अभी भी कहता है कि तुमने ब्लैक सायद को क्यों मारा। अब रायन उस कैफे ओनर के पास जाता है, उसका चेहरा ढक देता है और ये बात को रिपीट करता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डुप्लीकेट को मारा है, ना कि किसी असली ब्लैक सायद को। और वो इंटरव्यूअर गुस्से में अपना वेपन निकाल लेता है, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी एरोगेंस सब कुछ गायब हो जाती है जब रायन अपना हथियार निकालता। और वो एक बहुत बड़ा सायद था और पूरे रूम को एक बहुत ही क्रशिंग ऑरा के साथ भर देता है।
और वो उसके शायद को देखता रहता है और फिर फाइनली उसकी मोटी बुद्धि में वो घुसता है कि एक ही प्लेयर है जो इस तरह का वेपन को फील्ड कर सकता है, और वो है असली ब्लैक सायथ। मतलब तुम एक्टिंग कर रहे थे, तुम असली ब्लैक सायथ थे। और तब उस इंटरव्यूअर को रायन की लास्ट वार्निंग याद आती है, और अब रायन उससे पूछता है कि तुम्हारी मोटी बुद्धि में कुछ घुसा कि मैं कौन हूं। और उसके बाद बस रायन उसे ऐसे ही सरकास्टिक वे में कहता है कि यार मुझे माफ कर देना, मैंने पहले झूठ बोला था। और वो इंटरव्यूअर तभी के तभी वहां पर अपने हथियार को गिरा देता और अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन रायन उस पर कोई दया नहीं दिखाता, उसका सर अलग कर देता है और उसका सर लुढ़कते हुए जाता है ब्लैक ड्रैगन के पास, जहां पर वो डर से चिल्लाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो अपनी लीग से बहुत ज्यादा बाहर आ चुका है। ये सारी चीजें उसकी औकात के बाहर हैं। और अब रायन उस मोटे की तरफ देखता है और कहता है कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तू कुछ बोलना चाहेगा? अब ब्लैक ड्रैगन वहां पर डिसाइड करता है कि मैं भिखारियों की तरह अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा, बल्कि वो एक सवाल पूछता है जो उसे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था। और ब्लैक शायद तभी के तभी गेस कर लेता है कि ये लास्ट राउंड के बारे में होगा, स्पेसिफिकली कि मैंने वहां का ग्राउंड तुम्हारे मुंह से साफ क्यों किया था, तुम्हें इतनी बार मारा क्यों था। और रायन वहां पर बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें अपना एक कंपेटिटर मानता हूं। और रायन एडमिट करता है कि तुम गेम में काफी स्ट्रांग हो जाते हो और मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूं जब तक मेरे पास चांस है और जब तक तुम कमजोर हो। इसके बाद रायन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, लेकिन इस टाइम पर ब्लैक ड्रैगन बिल्कुल स्टन हो चुका था, वो बोल नहीं पा रहा था, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। फाइनली ब्लैक ड्रैगन हिम्मत करता है और कहता है कि मुझे मरने की क्या जरूरत है, तुम मुझे जिंदा भी छोड़ सकते हो। और रायन जवाब देता है कि ये बहुत ही सिंपल चीज है, क्योंकि तेरे अंदर से गोबर से ज्यादा स्मेल आती है और तो और तू इस धरती पर बस और बस ऑक्सीजन वेस्ट करने के लिए आया है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन वहां पर आर्ग्यू करता है कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने ना किसी को मारा है, ना किसी को नुकसान पहुंचा है, ना मैंने तुम्हें कुछ कहा है। और रायन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे जाने के लिए कह देता है और ये सुनकर वो मोटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं बच गया। लेकिन रायन उसे ऐसे ही जाने नहीं देता है, वो ओवर साइज स्नोरलैक्स को ये कहता है कि तेरे पास जितना भी सामान है, चाहे वो गेम से हो या फिर इस दुनिया का हो, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जा। उसके बाद वहां पर ब्लैक ड्रैगन अपनी सारी की सारी इन्वेंट्री खाली कर देता है और रायन उसकी तरफ देखता है कि तुमने बहुत कम टाइम में काफी कुछ कलेक्ट कर लिया है। ब्लैक ड्रैगन वहां पर कहता है कि अरे मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और रायन कहता है कि मुझे पता है। रायन ज्यादा कुछ नहीं लेता है, बस और बस उसके 2 क्रिस्टल उठा लेता है और बाकी सारे सामान को वैसे ही छोड़ देता है क्योंकि वो सब उसके लिए यूजलेस है। उसके बाद ब्लैक ड्रैगन पूछता है क्या मैं अब जा सकता हूँ, और रायन कहता है कि हाँ। उसके बाद वो अपना सारा सामान उठाता है और वहां से भागने की तैयारी करता है। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन वहां पर माफी मांगने लग जाता है और रायन इससे चिढ़ जाता है और कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से और फ्यूचर में ढंग से बिहेव करियो। रायन डिसाइड करता है कि इन बॉडीज को बाद में ठिकाने लगाऊंगा, पहले इस कैफे ओनर को यहाँ से ले जाता हूँ। और ब्लैक ड्रैगन ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन रायन कहता है कि दफा हो जा। और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन वहां पर लंबी सांसें लेता है और सोचता है कि यार मेरी जिंदगी जा सकती थी, बस 2 क्रिस्टल ही गए हैं। लेकिन तब भी उसे गुस्सा तो आ रहा होता है कि बिना बात के मुझे लूट कर चला गया है, मैंने कुछ किया भी नहीं था। और उसके बाद वो रायन की तरफ देखकर घूरने लग जाता जब उसके दिमाग में एक बहुत ही डीवियस प्लान आता है जिसमें वो रिवेंज के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि अब जब ब्लैक शायद नंबर 1 प्लेयर डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, अगर मैं उसे मार दूं तो मुझे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। और सारी कॉमन सेंस को जमीन पर गिराकर वो सोचता है कि यार अब मैं नंबर 1 प्लेयर ब्लैक शायद पर अटैक करूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अगर अभी ट्राई नहीं करूंगा तो मैं बाद में रिग्रेट करूंगा। और ये बस उम्मीद करता है कि रायन पीछे मुड़कर ना देखे। वो उसके पास जाता है और अपनी एक्स से पूरा जोर लगाकर उसकी कमर पर मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन हंसने लग जाता है, उसे लात मारने लग जाता है कि क्या कह रहा था कि मैं मोटा हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं ऑक्सीजन वेस्ट करता हूं। और अब वो सोचता है कि यार मैं नंबर 1 प्लेयर को मारा है तो मुझे कुछ तो पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन सरप्राइज तब होता है जब वहां पर कोई पॉइंट नहीं होते। और अब और ज्यादा पैनिक करना शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं लेवल अप नहीं हुआ, मतलब ये असली ब्लैक शायद नहीं है तो कहां है। और अचानक से ब्लैक शायद का डिमोनिक ऑरा उसके पीछे आता है। अब ब्लैक शायद वहां पर आ चुका और उससे पूछता है कि मोटे तुझे क्या लग रहा है, तू क्या कर रहा है। और ब्लैक ड्रैगन के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और रायन वहां पर अपनी हुडी के साथ खड़ा था मास्क लगाकर, उसकी बस आंखें दिख रही थी और वो कहता है कि तुझे क्या लग रहा है, तू क्या कर रहा था। और वो सोचने लग जाता है क्या इसके पास कोई रिवाइवल स्किल है।
उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है जिसको उसने स्ट्राइक किया था वो वहां से गायब हो चुका है। और उसके बाद रायन यानी ब्लैक सायथ वहां पर एक्सप्लेन करता है कि जिसे तुमने मारा था वो बस एक क्लोन था और मैंने अपने क्लोन को गायब कर दिया है। और रायन वहां पर सोच रहा होता है कि ये रून ऑफ क्लोनिंग सच में कमाल का है, चाहे ये डिकॉय की तरह ही काम करे, लेकिन मजा तो बहुत आया। अब ब्लैक ड्रैगन गुस्सा हो जाता है कि यार तुमने मुझे इतनी आसानी से ट्रिक कर लिया, लेकिन रायन उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम बेवकूफ नहीं बने हो। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, रायन अपने सायथ को घुमाता है और उसे भी दो टुकड़ों में अलग कर देता है। और इसी के साथ रायन यूज करता है स्पेशल क्लीनिंग टेक्निक, जहां से सब कुछ गायब हो जाता है, कोई नामो निशान नहीं बचता। बस वहां पर वो औरत बचती है और रायन उसके पास जाकर खड़ा होता है और कहता है कि तुम नाटक करना बंद कर सकती हो, मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ सकता हूँ। वो औरत उठती है और माफी मांगने लग जाती है और पूछती है क्या मैं ये बैग अपने सर से हटा सकती हूँ। और रायन कहता है कि नहीं, अभी रुको, अभी उसे अपने सर पर ही रखो। उससे पूछता है क्या तुम्हें अपने किसी भी कस्टमर का चेहरा याद है, और वो कहती है कि मुझे इंटरव्यूअर का चेहरा याद है क्योंकि हमने फेस टू फेस बात की थी, उसके अलावा मुझे किसी का चेहरा ना दिखा था ना ही याद है। रायन अपनी माइंड रीडिंग स्किल्स का यूज करता है और पता करता है कि वो सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। इसके बाद उसे कहता है कि तुम रिलैक्स कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और रायन उसे कहता है कि यहां से सीधा घर जाना और किसी से भी इसके बारे में कोई बात मत करना। हाँ, अगर तुम और मुसीबत बुलाना चाहती हो तो बात कर सकती हो। और उसके बाद उसे कहता है कि 1 to 60 काउंट करो और उसके बाद यहां से दफा हो जाना। और उस औरत को वो अगला 1 मिनट 1 साल के बराबर लगता है। वो फाइनली 60 तक काउंट करने के बाद अपना मास्क हटाती है और एक लंबी चैन की सांस लेती है और अपने आसपास देखती है, वहां पर कुछ नहीं था। उसके बाद शाम को रायन अपने घर पर जाता है जहां पर उसका भाई पहले से उसका वेट कर रहा था और वॉन को दिखता है कि तुमने मेरी हुडी क्यों पहनी हुई है। और रायन उसके सवाल को बस ऐसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि यार मैं बहुत थक गया हूं। और जब खाने की बात आती है वो अपने भाई को कहता है कि जो मर्जी वो ऑर्डर कर लो, मैं कुछ भी खा लूंगा। लेकिन उसके बाद वो हुडी को देखता है और सोचता है कि सब कुछ सारे सबूत गायब हो चुके, लेकिन अभी भी मैं इस हुडी को वापस देने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसीलिए वो उस हुडी को डस्टबिन में डाल देता है। वॉन वहां पर जाता है उसे रिकवर करने के लिए, लेकिन रायन उसे रोक देता और कहता है कि जाने दो, मैं तुम्हें और हुडी दिला दूंगा। लेकिन उसका भाई सोचता है कि तुमने मुझे बिट्रे किया, एक तो मेरे कपड़े यूज किए और ऊपर से उसे फेंक दिया। और उसके बाद वॉन कहता है कि चलो कोई नहीं, वैसे भी स्कूल बंद है तो मैं हुडी का करूंगा ही क्या। और ये सुनकर रायन सोचता है कि यार हाँ, स्कूल्स बंद है, इसे यहीं पर रहना पड़ता है, इसके लिए काफी बोरिंग हो रहा होगा। इसीलिए वो ऑफर करता है कि मैं तुम्हें एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर चलता हूँ, जिससे उसके भाई का मूड बहुत बढ़िया हो जाता है। रायन उसे कहता है कि जल्दी सो जाना, कल हमें सुबह सुबह ही वहां पर जाना है। अगला दिन आता है और वो अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पर वॉन बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहां पर हर तरफ देखते हैं, वॉन बहुत ज्यादा खुश होता है। वॉन को एक फैमिली दिखती है जो कि एक स्टोर से आ रही थी और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अपने भाई को वहां पर लेकर जाता है और क्यूट हेडबैंड्स पहना देता है, जहां पर उसका भाई बहुत क्यूट लग रहा था। और अब वो बहुत सारी शॉपिंग करने लग जाते हैं। उसका छोटा भाई बहुत सारी चीजों पर फिक्सेट हो जाता है। रायन अपना बहुत ही कमाल का और एक्सक्लूसिव प्रीमियम प्लेटिनम कार्ड दिखाता है। वो वहां पर शॉपिंग करते हैं और रायन बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसका भाई डिप्रेस्ड नहीं है। और रायन उसे कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलूंगा। लेकिन उसका भाई चिंता में हो जाता है कि कल नया राउंड शुरू होने वाला है। और रायन उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम 10 घंटे के बाद सोकर उठोगे और मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद रात को जब गेम शुरू होने ही वाला था, उससे एक मैसेज आता है। रायन देखता है और ये जूरी का मैसेज था जो उसे गुड लक विश कर रही थी। और रायन सोचता है कि ये भी काफी एंग्शियस होगी जो मैंने इसे इन्फॉर्मेशन बताई थी। लेकिन उसके बाद रायन एक चीज डिसाइड करता है कि मैं जूरी को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद वो एक बहुत ही अजीब से प्लेन पर पहुंच जाते हैं और इस बार की बैटलफील्ड बहुत ही अजीब सी थी, जहां पर लोग बात कर रहे थे यार प्लेयर्स बहुत कम बचे हुए हैं। और उन्हें ऐसा लगना नॉर्मल था क्योंकि उन्होंने 10,000 प्लेयर्स के साथ शुरू किया था। लेकिन रायन को यह भी पता था कि ये फीलिंग बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। और उसके बाद वहां पर एंजल आते और सबको कांग्रेचुलेट करते हैं कि तुम इतनी दूर तक आ चुके हो। और उसके बाद वो कहती कि तुम्हारा वो पैशन, तुम्हारी वो भूख, तुम्हारा वो गुस्सा, वो सब कहां पर गायब हो गया है, तुम सबके चेहरे उतरे हुए हैं। और एंजल को कोई भी ढंग का जवाब नहीं मिलता है और इसीलिए वो सोचते हैं कि अब बकवास बंद करती हूँ। उसके बाद वो बताती है कि लास्ट राउंड में 520 प्लेयर्स बचे थे, लेकिन अब यहाँ पर उसमें से 80 प्लेयर्स गायब हो चुके हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में मारे जा चुके हैं। और एंजल एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असली दुनिया में या फिर ह्यूमन वर्ल्ड में क्या करते हो। लेकिन वो कहती है कि शो को एक्साइटिंग बनाने के लिए हमें और प्लेयर्स की जरूरत होगी। और वो एक बहुत ही नेस्टी स्माइल के साथ कहती है कि मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। और वहां पर एक प्लेयर उनसे पूछता है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा।
एंजल अनोय हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे नेशन में 875 मैप्स हैं जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स थे, जैसे यहां पर शुरू हुए थे वैसे ही वहीं पर हुए थे, जिससे सब लोग शॉक हो जाते कि हमारे नेशन में 875 मैप्स हैं। और वो बताती है कि और नेशंस में जो कि और ज्यादा बड़े होते हैं वहां पर और भी कहीं ज्यादा मैप्स हैं, और लोग गेस कर लेते कि जहां पर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा मैप्स होंगे। उसके बाद एक प्लेयर पूछता है क्या इसका मतलब ये है कि हर एक मैप के लिए एक एंजल होती है? और उसके बाद एक प्लेयर अज्यूम करता है कि इसका मतलब ये है कि एंजल्स ने इस गेम को नहीं बनाया था, जिससे वो एंजल जिसका नाम ऑलिव है वो हैरान रह जाती है कि तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। और वो प्लेयर एक्सप्लेन करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हजारों एंजल्स का एक साथ एक गेम पर काम करना इम्पॉसिबल होगा। ऑलिव गुस्से में नीचे आते और कहती कि अपने औकात में रहो और फालतू के सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। और उसके बाद वो ऊपर चली जाती है, प्लेयर डर जाता है। लेकिन रायन को एक बात समझ में आती है कि कोई ना कोई ऐसा रूल होगा जिसकी वजह से एंजल्स क्रिएटर के बारे में बात नहीं कर सकती कि ये गेम आखिरकार बनाया किसने है। और तो रायन को यह भी पता था कि एक ऐसी एंजल जिसे कोई भी प्लेयर मार सकता है, उसके पास इतनी पावर तो नहीं होगी कि वो ऐसा गेम बना सके। और उसके बाद वो कहते कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, और वैसे भी तुम्हें अपनी सारी एनर्जी सर्वाइव करने पर लगानी चाहिए, ना कि फालतू के सवालों में। और वो कहती है कि इंटीग्रेशन अभी शुरू होगी क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स का नंबर बहुत ज्यादा कम है, और अचानक से वहां पर बहुत सारे मैप्स मर्ज होते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। वहां पर 10 मैप्स मर्ज हुए थे और अब वहां पर 4828 प्लेयर्स हैं, और तो और वहां पर 10 अलग अलग तरह की एंजल्स आ जाती हैं। वहां पर कुछ प्लेयर्स बहुत ज्यादा रिलीव्ड होते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि अब हम बाकी सारे कोरियन प्लेयर्स से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। उनमें से एक प्लेयर वहां पर बात कर रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर और मैप्स मर्ज हो जहां पर हमें दूसरी कंट्रीज के प्लेयर से भी मिलने का मौका मिले। अब रायन को यह पता था कि जब भी एक मैप में प्लेयर्स का नंबर 500 से कम हो जाता है तो उसे मर्ज होना पड़ता है, और इवेंचुअली जब प्लेयर कम होते रहेंगे उन्हें फॉरेन प्लेयर्स के साथ लड़ना भी पड़ेगा, कम्पीट भी करना पड़ेगा और दोस्ती भी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए वो डिसाइड करता है कि अभी एंजल्स पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो अभी एक बोनस गेम अनाउंस करने वाले हैं। वहां पर एक एंजल कहती है कि हर एक मैप में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन अब जब मैप मर्ज हो चुके हैं तो यहाँ पर एक नया रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। और ऑलिव बताती है कि 10 मैप के 10 रिप्रेजेंटेटिव एक साथ फाइट करेंगे और जो आखिर में जिंदा बचेगा वो नया रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और कुछ प्लेयर सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्रूअल है और बाकी प्लेयर सोचते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और हर एक मैप के रिप्रेजेंटेटिव ये सोच रहे थे कि यार मैच शुरू होने से पहले ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये किस तरह की बात है। लेकिन ब्लैक सायद को यानी रायन को ये पता था कि इस मैप का रिप्रेजेंटेटिव बनने से बहुत ही कमाल के बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो एंजल प्रॉमिस करती है कि इस राउंड में अगर कोई मारा जाता है तो वो रिवाइव हो जाएगा, वो परमानेंटली मारा नहीं जाएगा, जिससे प्लेयर थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और अब वो लड़ने के लिए तैयार थे। और तो वो ये भी बताती है कि नए रिप्रेजेंटेटिव के पास एम्परर एबिलिटी होगी और इससे उन्हें पावर मिल जाएगी कि वो अपने से नीचे रैंक वाले हर एक प्लेयर को कंट्रोल कर पाएंगे, फिर वो चाहे एक प्लेयर हो या फिर 1000 प्लेयर हो। और तो और उनके प्रोफेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस एबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ 10 बार यूज किया जा सकता है और कोई भी दूसरा प्लेयर उसे मारकर रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। और अब ऑलिव ये ऑफर देने के बाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है क्योंकि वो लोगों को एक्साइट होने देती है और वो सोचती है कि सोचो, उनके मन में लालच आता है और वो लड़ने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन इसके साथ साथ ऑलिव ये भी सोचती है कि यार अब जब मैप मर्ज हो गए हैं तो हमें एंजल्स के बीच में भी एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना होगा। और सारी एंजल्स पूछते हैं क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहेगा और कोई भी आगे नहीं आता है, तो इसीलिए वो और तरीकों को सोचने लग जाते हैं जिससे वो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। अब वो वहां पर बात करने लग जाते हैं कि एक डाइस रोल करते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। लेकिन इवेंचुअली वो इस चीज पर पहुंचते हैं कि हम अपने सारे प्लेयर्स को compete करने देते हैं और जब सबसे पहले मारा जाएगा उसे लोगों को गाइड करना होगा। लेकिन उसके बाद एक एंजल कहती है जो कि ब्लैक सायद के मैप की लीडर थी, वो कहती है कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि 10 रिप्रेजेंटेटिव को फाइट करने देते हैं और उनमें से जो प्लेयर जीतेगा उस मैप की एंजल एक क्वीन बन जाएगी और उसके पास पावर होगी कि वो बाकी सारी एंजल्स को गाइड कर सकेगी या फिर ऑर्डर दे सकेगी। अब पर्सिला जो कि ये लाल बालों वाली एंजल होती है वो कहती है तुमने बहुत ही बोल्ड क्लेम किया है, तुम्हें पता है ना मेरे मैप का जो प्लेयर है उसने कभी भी अपना नंबर 1 रैंक लूज नहीं किया है। लेकिन ओलिविया मन ही मन हंस रही होती है क्योंकि वो सोचती है कि अगर तुम्हें पता होता कि मेरा नंबर 1 प्लेयर कौन है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो तुम ऐसा कभी नहीं कहती। पर्सिला और बाकी सारी एंजल्स इन टर्म्स पर अग्री कर जाती हैं।
अब ओलिविया वहां पर नीचे जाती है और सारे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाती है और उन्हें कहती है कि लड़ो, और वहां पर एक अजीब सा कॉलिसियम आ जाता है जहां पर वो 10 के 10 प्लेयर्स होते हैं और वो कहते हैं जो आखिरी में बचेगा वही लीडर बनेगा, और वो कहते हैं कि इस कॉलिसियम के अंदर जो भी होगा वो रिवाइव हो जाएगा, लेकिन बाहर अगर कोई मरता है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है जहां पर सब लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे थे और कोई किसी पर अटैक नहीं कर रहा था। एक प्लेयर वहां पर सोचता है कि ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव थे तो मतलब ये स्ट्रांग होंगे, लेकिन वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लग जाता है क्योंकि उसके पास रून ऑफ डिसइल्यूजन होता है, जिससे अगर उसकी तलवार किसी को टच कर लेती है तो उसकी खाल खुद ब खुद निकलने लग जाती है और वो बहुत दर्दनाक प्रोसेस होता है। अब एंजल्स वहां पर फ्रस्ट्रेट होने लग जाती कि यार इंसान लड़ क्यों नहीं रहे हैं, और वो आदमी जिसके पास वो डिसइल्यूजन वाला रून था वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अटैक करेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो पहला स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दिखाता है तो बाकी सारे प्लेयर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। अब वो अपनी तलवार को निकाल कर एक फाइटिंग स्टांस में खड़ा होता और वेट करता है कि कौन आगे आएगा, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि ब्लैक सायथ उसके सामने आ जाता है और वो सोचता है कि यार ये आसान होगा क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ा सायथ है और उसने आज तक किसी प्लेयर को यूज करते हुए नहीं देखा था, उसने बस और बस नाम पढ़ा, लेकिन उसके बाद वो रायन का नाम पढ़ लेता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लैक सायथ, और जैसे ही वो नाम पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। फिर वो अपनी तलवार नीचे करने लगता है और वो सोचता है क्या ये वही प्लेयर है जो वर्ल्ड मैप में नंबर 1 पर होता है, और बाकी सारी एंजल्स भी बहुत ज्यादा इंट्रिग्ड होती है कि ये हो क्या रहा है। और उसके बाद वो पर्सिला की तरफ देखती है और कहती है क्या वो तलवार वाला प्लेयर तुम्हारा ही है, और वो वहां पर कांपने लग जाती है और कहती है कि हाँ वो मेरा ही प्लेयर है। लेकिन इससे पहले कि वो लाल बालों वाली एंजल पर्सिला कुछ कह पाती, वहां पर ओलिविया हंसने लग जाती है कि तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है। लेकिन पर्सिला तब भी कहती है कि मेरा प्लेयर हमेशा नंबर 1 रैंक पर रहता था, लेकिन ओलिव उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है जब वो बताती है कि मेरे मैप में जो नंबर 1 प्लेयर था वो वर्ल्ड नंबर 1 रहता था, और वो तब से नंबर 1 है जब से ये गेम शुरू हुआ है, ब्लैक सायथ। पर्सिला वहां पर कहती है अरे तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन ओलिव उसे कहती है कि जरा उसके नाम की तरफ देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सारी एंजल्स उसके नाम को देखती हैं और उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, और अब पर्सिला कांपने लग जाती कि यार मैं इसकी गुलाम बनकर रह जाऊंगी। और उसके बाद सारी की सारी एंजल्स शॉक रह जाती क्योंकि ब्लैक सायथ बस एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है। ओलिव डिक्लेयर करते हैं कि पर्सिला इस गेम से बाहर हो चुकी है, और तब सारे प्लेयर्स को रियलाइज होता है कि अगर वो सारे मिलकर एक साथ भी उस पर हमला करें तब भी शायद उसे नहीं हरा पाएंगे। वो प्लेयर्स पहले तो उसे मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम एक लेजेंड हो, लेकिन जब वो काम नहीं करता है तो अपने हथियार नीचे रख देते हैं और एंजल्स की तरफ देखकर कहते हैं कि हम फॉरफिट करते हैं, हमें नहीं लड़ना। और एंजल उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम कायर हो, ये एक डिस्ग्रेस है, तुम्हें लड़ना होगा। और एक एंजल कहती है कि मैं तुम सबके सर उड़ा दूंगी, जिसने भी ये कहा ना कि वो लड़ेगा नहीं, तुम्हें लड़ना होगा, और अगर मैं तुम्हारा सर फोड़ती हूं तो रिवाइव भी नहीं होगे तुम। रायन उन्हें देखता और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि तुम एंजल से डर रहे हो, बल्कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अब रायन उनकी तरफ देखता, उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और कहता है कि तुम सब कीड़ों की तरह हो जो मिलकर हमला करोगे। लेकिन वहां पर एक प्लेयर कहता है कि बकवास बंद करो, हम अपने मैप के रिप्रेजेंटेटिव थे, नंबर 1 रैंक थे हम अपने मैप पर, और अपनी प्राइड की वजह से वो उस पर हमला करते हैं और सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। लेकिन ब्लैक सायथ एक प्री पर जाता है जहां पर उस सबको काटते हुए आगे निकल जाता है। ब्लैक सायथ एक ही स्ट्राइक में उन सबको खत्म कर देता है। वहां पर 4 प्लेयर बचते हैं। ब्लैक सायथ मुड़ता है और उन सबको भी उड़ा देता है, और बहुत जल्दी ये फाइट कंक्लूड हो जाती है, जहां पर एंजल्स तो शॉक थी ही कि इसने इतनी जल्दी इस मैच को खत्म कर दिया है। वहां पर एक गोल्डन लेडी जिसका नाम होता है ओलिव, वो अपने आप को क्वीन ऑफ एंजल्स डिक्लेयर करती है। पर्सिला वहां पर कहते कि तुमने झूठ बोला था, तुमने हमें इसमें फंसाया है, और ओलिव कहती है कि अरे हाँ मैंने किया है, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। अब वो अपनी शर्त से पीछे हटने की कोशिश करती है और वो बाकी सारे एंजल्स को भी इस चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिव कहती है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने ये आइडिया ही तब बताया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं जीतूंगी, लेकिन तुम सब ने फुल नॉलेज के साथ कि यहाँ पर क्या हो रहा है तुमने खुद अग्री किया था। और बाकी सारी एंजल्स ओलिव का सपोर्ट करते हैं कि हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे पर्सिला एक बहुत ही बेकार स्पॉट में आ जाती है। और तो और ओलिव उसे टीज करती है कि एक बच्चे की तरह रोना बंद करो, और तो और वो पर्सिला को वार्निंग भी देती है कि तुम हाथ उठा कर दिखाओ, तुम फिर दोबारा से ह्यूमन के लेवल पर चले जाओगे, और तो और मैं हेड एंजल को कंप्लेन भी कर दूंगी। और इससे पर्सिला वहीं पर रुक जाती क्योंकि उसे एक बार इंसेक्ट डंजन में
पनिशमेंट मिली थी जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक थी, इसीलिए वो शांत हो जाती है क्योंकि उसे वो पनिशमेंट नहीं चाहिए थी। और इसके बाद ऑलिव पर्सिला को कहती है कि जाओ तुम ह्यूमंस को गाइड करो। पर्सिला पूछती है कि ये कब तक चलेगा, मुझे कब तक उन्हें गाइड करना होगा, लेकिन वो कहती है अरे जाओ बाद में बात करेंगे। और पर्सिला नीचे जाते वक्त सोच रही थी कि यार मैंने गलत ही शर्त लगा ली थी। उसके बाद रायन को वो मैसेज आता है जहां पर वो नया जोन रिप्रेजेंटेटिव बन गया है और बाकी सारे प्लेयर्स को जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उन्हें भी ये पता चल जाता है ब्लैक शायद कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है, तो डिसाइड करते हैं कि इससे पंगा ना लेना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। पर्सिला उनके बाद सारे के सारे प्लेयर्स को रिवाइव कर लेती है और वहां पर उठते ही सोचते कि हमारे साथ क्या हुआ था। पर्सिला वहां पर सबको इन्फॉर्म करते हैं कि तुम सब मारे गए थे कीड़ों की तरह, तुमसे एक इंसान हैंडल नहीं हुआ और अब तुम अपनी पावर्स जो कि जोन रिप्रेजेंटेटिव की पावर्स थी वो सब खोने वाले हो। लेकिन वो उन्हें कहती कि तुम्हें ज्यादा सैड फील करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि रिप्रेजेंटेटिव की पावर्स को वापस कैसे लेते हैं। और अब वहां पर मेन क्वेस्ट रिवील होती है जहां पर उन्हें 300 ऑर्क्स को मारना होगा और पासिंग रेट और भी ज्यादा कम हो गया, मतलब जितने प्लेयर्स पहले सरवाइव करते थे अब उससे भी कम प्लेयर सरवाइव होंगे। और सारे प्लेयर्स कंप्लेन करने लग जाते, लेकिन पर्सिला कहती बकवास करना बंद करो वरना मैं पासिंग रेट को और कम कर दूंगी। वहां पर सारे प्लेयर्स चुप हो जाते हैं और उदास भी हो जाते हैं। और उसके बाद पर्सिला वहां पर एक और चीज ड्रॉप करती है और वो कहती है कि पहले के मैप्स या फिर राउंड्स बहुत ज्यादा आसान थे, इसीलिए इस बार डिफिकल्टी लेवल लेजेंडरी हो गई है। कुछ प्लेयर सोचते हैं कि लास्ट राउंड आसान थे यार, वो भी मुश्किल थे, आखिरकार ये राउंड कितना ही मुश्किल हो सकता है। और वो एंजेलो ने कहते हैं कि बस वेट करो तुम्हें पता तो चलेगा। उसका एक प्लेयर उससे पूछता है कि तो जो हिडन क्वेस्ट होती है वो क्या है, और वो कहते हैं कि हिडन क्वेस्ट रिवील कर दी गई है लेकिन उसका प्राइस जो कुछ भी है वो अभी किसी को नहीं बताया गया है। और रायन उसे देखकर डिस्गस्ट में कहता है कि ये एंजल्स हमेशा इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखती हैं। अब रायन को पता था कि वो प्राइस क्या है, वो है रून ऑफ बैलेंस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रून है और हर एक मैप में वो बस एक ही इंसान को मिल सकता है। और रायन को पता था कि इस रून को कोई भी अचीव कर सकता है लेकिन इसे अचीव करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और रायन को पता था कि अगर वो सारे बैलेंस स्टोन को इकट्ठा कर भी लेते हैं तब भी उसकी कंडीशंस को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और वो एंजल रिवील करते कि तुम्हें 4 बैलेंस स्टोन्स को ढूंढना है जिसके बाद तुम्हारी वो सब क्वेस्ट पूरी हो जाएगी। और वो बताते कि चारों के चारों स्टोन्स को इकट्ठा करना, अगर एक भी मिसिंग रहा तो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और तो वो एंजल ये भी कहती है कि तुम बैलेंस स्टोन को दूसरों से छीन भी सकते हो या चुरा भी सकते हो, लेकिन उन्हें कहती है कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस स्टोन ही चुरा सकते हो। और अब वो एंजल वहां से गायब होती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। रायन डिसाइड करता है कि एंजल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं जिससे उसे एक और गिफ्ट मिल सकता है। और अपना पर्सनल रिकॉर्ड बनाने के बाद वो जूरी की हेल्प करेगा। अब ब्लैक शायद उस स्टेज से उतरता है और एक ग्रुप के बीच में से जाता है और उस ग्रुप को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। और उसके वहां से जाने के बाद प्लेयर्स के सांस वापस आते और वो सोचते कि यार क्या हमें इसके पीछे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर डिस्कस कर रहे थे कि ये प्लेयर हमेशा नंबर 1 पर आता है, तो ये बात सिर्फ स्किल की नहीं है, इसे कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। उसमें कुछ लोग ये बात करते हैं कि अरे नहीं हम ज़ाप पास जाएंगे तो उसे पता चल जाए, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि हमें जाना ही होगा वरना हम सरवाइव कैसे करेंगे। एक लड़की कहती है कि हम उससे सेफ डिस्टेंस बना कर रखेंगे ताकि उसे पता ना चले। और उनमें से एक इंसान वो होता है जो कि प्रीवियस जोन लीडर होता है। वो कहता है कि या तो तुम चल सकते हो या फिर यहीं पर खड़े होकर रोते रहो। अब सब लोग उसकी बात पर यकीन करते और कहते हैं कि चलो चलते हैं। वो रायन से या ब्लैक शायद से अपना डिस्टेंस मेंटेन करते लेकिन उसे फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद रायन एक जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक बहुत ही छोटा सा ऑर्क विलेज होता है और जो ग्रुप उसे फॉलो कर रहा था वो देखकर इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्या और कैसा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है। ब्लैक शायद वहां पर जाता है और पहले ऑर्क को खत्म कर देता है और वो उसे ऐसा फील करवाता है कि जैसे कुछ नहीं था, बहुत आसान है एक ऑर्क को मारना। और उसके बाद वो धम करके नीचे जमीन पर गिर जाता है। और अब रायन जाता है उस गांव के बीच में जहां पर और भी बहुत सारे ऑर्क होते हैं और वो अभी कुछ पका रहे होते हैं। अब वो सब कुछ छोड़कर रायन पर अटैक करने के लिए आते हैं। 3 ऑर्क आते हैं और रायन बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो पहले को उड़ाता है, डॉज करता है, दूसरे के पास जाता है, उसे मारता है और वहां पर एक के बाद एक ऑर्क्स नीचे गिरने लग जाते हैं। उसके बाद रायन हर एक ऑर्क के पास जाता है, हर एक घर में जाता है और सारे के सारे ऑर्क्स को वहीं पर खत्म कर देता है। पूरे गांव में कोई नहीं बचता। और जो ग्रुप उसे फॉलो कर रहा था वो सोचता है कि यार ऑर्क इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जबकि एक इंसान उनमें से कहने की कोशिश भी करता है कि यार ब्लैक शायद कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, उसने 10
जोन रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे ही खत्म कर दिया था। तो तुम सोचो कितना स्ट्रांग है, लेकिन बाकी सारे लोग उसकी बात को इग्नोर करते और कहते कि अरे कहीं स्ट्रांग नहीं होते। वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरा विलेज ढूंढेंगे और वहां पर जाकर अटैक करेंगे। और उस ग्रुप में से जो चतुर चालाक लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो क्लोज कॉम्बैट वाले लोग हैं इन्हें आगे भेजेंगे और उसके बाद या तो ये मारे जाएंगे, अगर जिंदा बच जाएंगे तो हम लास्ट में जाकर कुछ इंजर्ड ऑर्क्स को मार लेंगे और पॉइंट्स कमा लेंगे। अब वो एक विलेज को ढूंढ लेते हैं जो कि पिछले वाले विलेज से काफी ज्यादा बड़ा था। वहां पर प्रॉपर लुकआउट्स थे, गेट के बाहर पोस्ट थी जहां पर ऑर्क खड़े थे निगरानी रखने के लिए, लेकिन इन बेवकूफों ने वो सारी चीजें नोटिस नहीं की थी। और जो ऑर्क ऊपर गेट पर खड़ा होता है वो उन्हें देखता है और बैटल हॉर्न बजा देता है और वहां पर सारे के सारे ऑर्क भागते हुए आते हैं। और ये लास्ट फाइट से बिल्कुल ऑपोजिट था और वो सारे के सारे लोग पैनिक करने लग जाते हैं जब वो देखते हैं कि हॉर्न बज चुका और उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारे बहुत सारे ऑर्क्स आ रहे थे। ये ऐसा था जैसे बहुत सारे हल्क एक साथ गुस्से में तुम्हारी तरफ आ रहे हूं और उन ऑर्क्स को कोई टाइम नहीं लगता है, वो उन्हें वहां पर घेर लेते हैं। और तब उन सारे बेवकूफों को समझ में आता है कि ये गांव बस दिखने में बड़ा नहीं था, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। वो आपस में उस लीडर से पूछने लग जाते हैं जो कि उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, जो कि एक फॉर्मर जोन रिप्रेजेंटेटिव था। और वो कहता है कि बेवकूफों करना क्या है, लड़ो। अब जैसे ही ऑर्क उन पर अटैक करने के लिए आता है वो भी फुल थ्रॉटल के साथ उन पर अटैक करने के लिए जाते हैं और वो इस अजम्पशन के साथ अटैक करते हैं कि वो ओवर साइज्ड गॉब्लिन से अटैक कर रहे हैं। और उनमें से एक प्लेयर अपनी तलवार से ऑर्क का जो हैमर टाइप वेपन होता है उसे हटा देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस से भर जाता है कि अरे ये कुछ नहीं है, और उसके बाद अपनी तलवार लेकर उसके अंदर गाड़ देता है। लेकिन वो पैनिक करना तब शुरू करता है जब उसे रियलाइज होता है कि इनकी स्किन बहुत ज्यादा थिक है और उसकी तलवार वहां पर अटक चुकी है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो ऑर्क अपने उस हैमर से उसे एक जोरदार अटैक करता है और वो वहीं पर परमानेंटली सो जाता है। और उसके बाद हर एक उसका प्लेयर मारा जाता है धीरे धीरे, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। बस फर्क ये होता है कि इस बार वो रीस्पॉन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ रायन बहुत ज्यादा खुश होता है कि उन सारे स्नीकी कुत्तों को ये लग रहा था कि वो निंजाज हैं और उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं। अब रायन बहुत ज्यादा खुश होता है कि कम से कम उन्होंने मेरा पीछा तो छोड़ा। अब रायन के मन में ये चल रहा था कि वो एक साथ 20 लोग गए थे तो वो ठीक होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वो सोचते कि यार कहीं वो बड़े विलेज के पास न चले जाए, अगर वो वहां पर जाएंगे तो पक्का मारे जाएंगे, क्योंकि एक बड़े विलेज में 200 ऑर्क्स हो सकते हैं और तो और उनकी स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है। अगर तुम्हारे पास एक ढंग का वेपन नहीं है तो तुम्हारे वेपन्स यूजलेस हैं। इसीलिए रायन अगले अटैक करने के लिए जाता है और उनकी गर्दन उड़ाता है क्योंकि वो सबसे थिन पार्ट होता है। और ये सब कुछ करने के बाद रायन अपनी स्टेटस विंडो को चेक करता है जहां पर वो चेक कर रहा था कि क्या उसने 300 ऑर्क्स को मार दिया है। और हाँ, उसने मार दिया था और उसने 1 घंटे में ये सब कुछ कंप्लीट किया था। और तो और वर्ल्ड में वो नंबर 1 दोबारा से था। अब जब उसने टॉप स्पॉट को क्लेम कर लिया था तो डिसाइड करता है कि जाकर जूरी से मिलता हूं, देखता हूं वो क्या कर रही है। वो अपनी ट्रैकिंग स्किल का यूज करता है और जूरी को ढूंढने लग जाता है। लेकिन जो स्मार्ट ग्रुप होते हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं कि ये सिर्फ ओवरग्रोन पिग्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट भी होते हैं, स्ट्रेटेजाइज भी करते हैं और तो इनकी स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है। और वो छोटे छोटे ग्रुप्स पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो कैलकुलेट करते हैं कि हम अभी भी 5 लोगों के हिसाब से बहुत स्लो स्पीड से चल रहे हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें बड़े ग्रुप्स पर अटैक करना होगा। और उसका एक साथी कहता है कि यार हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम 5 बंदे 3 ऑर्क से लड़ रहे थे, हम तब मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो रेड जैकेट वाला होता है, जो उनका लीडर होता है, वो कहता है कि डूबती हुई नाव में बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी हम मारे जाएंगे, और अगर हम बड़े ग्रुप के पास जाते हैं तो शायद हम मारे जाएंगे, तो हमें रिस्क लेना ही होगा। उनमें से वो एक विलेज के पास पहुंचते जहां पर वो कहता है कि मैंने इस गांव को पहले देखा था, वहां पर एक स्काउट होता है जो सारी चीजों पर नजर रखता है। और उसका लीडर कहता है कि ठीक है, हम दूसरे एरिया से जाएंगे। और वो वहां से स्नीक इन करते हुए अंधेरे में जाते हैं ताकि कोई उन्हें नोटिस ना करे। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फेंस में एक छोटा छेद होता है जिससे वो अंदर जा सकते हैं। उनमें से एक बंदा आगे आता है, वो देखता है कि यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है तो अंदर जा सकते हैं। और उनमें से एक स्काउट बताता है कि यहाँ पर हर एक हट में 5
ऑर्क्स होंगे। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ज्यादा ऑर्क्स है, जितना हमने गेस किया था उससे कहीं ज्यादा हैं। इसीलिए वो रेड जैकेट वाला कहता है कि इसीलिए हमें हर एक हट पर हमला करना चाहिए, ना कि पूरे पूरे विलेज पर। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो एक हट पर हमला करेंगे। वो पहले अंदर जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं और उसके बाद ऐसे खड़े थे जैसे वो पुलिस वाले हैं और अंदर सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। वो ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रहे थे और सोच रहे थे क्या करें, लेकिन वो अपने आप को हाइप अप करते और अंदर जाते और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था उससे डबल ऑर्क है यहाँ पर। उन्होंने 5 का सोचा था, यहाँ पर 10 हैं। और वो सारे ऑर्क्स उन्हें देखते और अपनी भाषा में कुछ तो बोलने लग जाते और उसके बाद अटैक करते हैं। अब सारे के सारे लोग रेड जैकेट की तरफ देखते और कहते कि बॉस कुछ तो ऑर्डर दो इससे पहले कि ये हमें चपटा कर दे। और वो कहता है कम से कम एक को मारने की कोशिश करते हैं। उनमें से जो ग्रुप का टैंक होता है वो उसके अटैक को बर्दाश्त करता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड्समैन को इतना टाइम मिल जाता है कि उसके पैर पर स्लैश कर सके। वो नीचे गिरता है और तीसरा इंसान आता है उसकी गर्दन उड़ा देता है। और ये बहुत ही कमाल का टीम वर्क था। लेकिन बाकी सारे ऑर्क जो अपने साथी को ऐसे मरता हुआ देखते हैं वो और ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। उनमें से एक ऑर्क आता है और उस बेंडेना वाले प्लेयर पर मुक्का मारता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन उसके बाद उन प्लेयर्स का लीडर आता है रेड जैकेट वाला और वो एक ऑर्क की गर्दन में अपना तलवार घुसा देता है और वो अब जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उनकी गर्दन सबसे थिन पार्ट होती है। अब ऑर्क भी थोड़ी देर के लिए सहम जाते, उन्हें ये लगता है कि ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो भी खड़े होते हैं, इंसान भी खड़े होते हैं। वहां पर सब लोग उस रेड जैकेट से पूछते हैं कि बॉस क्या करना है और वो कहता है कि भागो। वो बिना किसी हेजिटेशन के वहां से भागने लग जाते हैं। वो ऑर्क उनके पीछे भागते हैं और थोड़ी ही देर में पूरा गांव वहां पर आ जाता है और उन्हें घेर लेता है। अब उनमें से एक प्लेयर का कंधा टूट चुका है, तो मतलब यहाँ पर बेसिकली 4 ही प्लेयर बचे हैं। अब उनमें से जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि हम सबको लड़ना होगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर वहां पर हार मान चुके थे। लेकिन वो रेड जैकेट वाला कहता है कि जरा देखो इनको, इन्होंने हमें मारा नहीं है जबकि हमें मार सकते थे। ये यहाँ पर खड़े होकर हंस रहे हैं, हमें मॉक कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? कम से कम अगर मरना है तो ढंग से लड़कर मरते हैं। और इससे उसकी पूरी टीम जोश में आ जाती है और अब वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और रेड जैकेट वाला कहता है कि जहां पर मैं कहूं वहां पर अटैक करना। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं सारे के सारे ऑर्क्स का ध्यान कहीं और चला जाता है। दूर आग लगी हुई थी और सब लोग भाग कर वहां पर जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि यार वहां पर ऐसा क्या हो सकता है कि ये इतने खतरनाक ऑर्क ये भी डर कर भाग रहे हैं। और वो रेड जैकेट कहता है कि अपना फोकस इन पर करो, वहां पर कुछ भी हो, लेकिन अब हमारे पास चांस है क्योंकि यहाँ पर बस और बस 8 ऑर्क्स बचे हुए हैं। अब वहां पर कुछ टाइम चला जाता है और वो सारे के सारे 8 ऑर्क को मार देते हैं और प्लेयर्स अपने लीडर को थैंक यू बोलते हैं कि हमें हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम ना जिंदा बचते और ना ही ये कर पाते। और उनका लीडर बस ऐसे ही कूल प्ले ऑफ करता और कहते कि यार कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाता। और उसके बाद वो अपने इंजर्ड प्लेयर पर ध्यान देता और वो ऑलमोस्ट जा चुका था, उसका कंधा आधा गायब हो चुका था। और वो रेड जैकेट दोबारा से कहता है कि तुम इसे संभालो, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि वहां पर क्या था और क्या हम वहां से वापस जा सकते हैं। और अब वो रेड जैकेट वहां पर जा रहा है जहां पर थोड़ी देर पहले आग लगी हुई थी और वो हैरान होता है कि सब कुछ इतना शांत हो गया है, ना तो यहाँ से कोई आवाज आ रही है ना ही कोई मॉन्स्टर वापस आया है। और जब वो वहां पर घूमता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। वहां पर बहुत सारे ऑर्क थे और उनके अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था और वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। उससे सामने एक इंसान दिखाई देता है जो कि काले कपड़ों में होता है, उसके हाथ में एक शायद होता है और ब्लैक शायद उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस गांव में कोई बचा भी होगा। ब्लैक शायद उसका नाम पढ़ता है और उसे याद आ जाता है कि ये कौन है। ये चो योंग हो है जो कि आगे जाकर किंग ऑफ मर्सनरी बनेगा। मर्सनरी एक ऐसी क्लास है जो कि क्लोज कॉम्बैट में डील करते हैं और तो वो बहुत सारे वेपन्स को वील्ड कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल पावर आती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, वो ग्रुप अप कर सकते हैं और सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। या तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं या फिर किंग ऑफ मर्सनरी के साथ बना सकते हैं जो कि यही इंसान है। और इस रेड जैकेट को ये नहीं लगा था कि ऐसी कैजुअली ब्लैक शायद से मिल लेगा, इसीलिए उसे बात करने के लिए आगे जाता और सोच रहा होता कि यार मैं उससे कैसे बात करूं। और रायन बिना सोचे समझे उसे घूरने लग जाता जिससे वो थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हो जाता कि यार मैं बात करूं या ना करूं। अब रेड जैकेट उससे पूछता है क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने इन सब ऑर्क्स को मारा है?
और रायन कहता है कि हाँ। अब वो झुककर माफी मांगने लग जाता है और थैंक यू बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई। लेकिन रायन कहता है मुझे पता भी नहीं था कि तुम इस विलेज में हो। लेकिन वो कहता है कि तब भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम जिंदा बचे। लेकिन रायन उसे कहता है कि जल्दी से अपने प्लेयर्स को बाहर निकाल कर लेकर आओ, वरना यहाँ पर और भी ऑर्क्स आ सकते हैं। अब रेड जैकेट पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरे साथ और भी प्लेयर्स हैं। और रायन कहता है पीछे देखो। उसका पूरा ग्रुप हंसते खिलखिलाते हुए आ रहा था क्योंकि उन्हें अपने लीडर की चिंता हो रही थी। और रायन उसके टीममेट्स को देखकर शॉक होता है कि गेम में इतनी अर्ली ऑन उसने लॉयल कंपेनियंस बना लिए हैं। और जब उसकी टीम ब्लैक सायत को देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि टॉप रैंक प्लेयर यहाँ पर क्या कर रहा है। वो सोचते हैं कि ब्लैक सायत यहाँ क्या कर रहा होगा। रायन उन्हें जवाब देता है कि मैं यहाँ पर स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। एक बार जब पूरा विलेज खत्म हो जाता तो यहाँ पर मिड रैंक्ड बॉस आता है और हाँ, उसके आने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। और वो सारे के सारे लोग उसके फैन बॉय की तरह वहां पर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं। लेकिन तभी वो शील्ड गाय कहता है कि मुझे कुछ आवाज आ रही है और वो आवाज धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है। और रायन उन्हें कहता है कि भागो यहाँ से, मिड बॉस आ गया है। और उस रेड जैकेट को उतनी सारी नॉइज में रायन की वार्निंग सुनाई नहीं देती है। लेकिन वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है जब वहां पर एक ऑमिनस ऑरा आता है और एक मिड रैंक्ड बॉस जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है वो उनकी तरफ चलते हुए आता है। अब बाकी सारे लोग डर रहे थे लेकिन रायन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो फाइनली इसे मार कर पहला बैलेंस स्टोन इकट्ठा कर सकता है। अब वो रेड जैकेट अपने टीममेट्स को कहता है कि भागो यहां से, लेकिन उसके खुद के पैर वहां पर फ्रीज हो जाते हैं। रायन उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है लेकिन उसके पैर फ्रीज हो चुके थे और वो मिड बॉस बिल्कुल उसके पास आ जाता है और उस पर अटैक करता है। और जब वहां से धुआं हटता है तो बेयरली उससे बच पाया था। वो लास्ट मोमेंट में वहां से हटता है और साइड में ही गिर जाता है। वो मिड बॉस दोबारा से अटैक करता है लेकिन इस बार रायन वहां पर आ जाता है और उसे सूप इन करता है और दूर फेंक देता है और उससे पूछता है कि तुम वहां पर फ्रीज क्यों हो गए थे। और उसके बाद उस मिड बॉस की तरफ देखता है और उसे लड़ने के लिए चला जाता है जहां पर वो बार बार उस पर अटैक करता रहता है। लेकिन रायन सोचता है कि यार ये मिड बॉस बहुत ताकतवर है, ये बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है एक ही अटैक में, लेकिन उस पावर का कोई फायदा नहीं अगर कोई इंसान उसे डॉज करता रहे तो। इसके बाद रायन बहुत ज्यादा बोर्ड हो जाता है और उसके बाद अपने साय से उसकी गर्दन पर 2 बार अटैक करता है लेकिन वो दोनों के दोनों अटैक को सरवाइव कर लेता है। और अब रायन को लगता है कि जितना मैंने सोचा था ये मिड बॉस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है।